राइट? आ रहा समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मेरा सवाल ये है कि डू यू थिंक जो सेल वर्क कर रहा है यहां से यहां चार्ज को लाने में, उतनी एनर्जी सेल 1 कूलम चार्ज को यहां मिलेगी जो उसको यहां से यहां आने में यूज करेगा? नहीं, उससे थोड़ी कम रहेगी। थोड़ी कम। थोड़ी कम बाहर मिलेगी। क्यों भाई, कहाँ खर्च हो जा रही होगी? सेल के अंदर ही। सेल के अंदर ही। वो सेल के अंदर भी वो जो चार्ज जो आ रहा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का काम आ ही रहा है, उसका खुद का कुछ वेस्ट हो गया, कैरी करने में लुढ़क गया, थोड़ा पानी छलक के नीचे गिर गया, जो भी हुआ ऐसे यहाँ पे कुछ हो रहा है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट को क्रॉस करने में भी कोलिजन्स होते हैं। बैटरी भी गर्म होती है तो उसके अंदर भी कोलिजन्स होते हैं। तो जो सेल ने 100 जूल्स, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, स्पेंड किया चार्ज के ऊपर यहाँ से यहाँ लाने में, पता चला यहाँ पे जब 1 कूलम पहुंचा तो उसके पास 90 जूल अवेलेबल। सेल ने 100 जूल खर्च किया पूरी ईमानदारी से, बट बाहर कितना मिला? अरे नंबर वाला जो लिखा वही बोलना है आपको। 90 मिला तो कम मिल रहा है, राइट? सर। समझा? ओके, अब मैं ईएमएफ डिफाइन करता हूं, फिर बाद में एक अलग क्वांटिटी डिफाइन करूंगा। ईएमएफ of a device is amount of work done, डिवाइस के सेल लिख देता हूँ फर्स्ट, amount of work done by cell in moving 1 coulomb charge from lower potential to higher potential inside cell, सेल के अंदर। समझा? सर। सेल के अंदर जो एनर्जी खर्च होती है पर कूलम, उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जाने में, दैट इज रेड एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो एक दूसरा वर्ड डिफाइन करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल। उसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज ये वो एनर्जी है जो पर कूलम अवेलेबल होती है यहां से यहां। दो टर्मिनल्स के बीच बाहर घूमने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है, दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। Potential difference between terminals of cell or terminal voltage is amount of work done in moving +1 coulomb charge between two terminals of the cell from higher to lower, from higher to lower। ठीक है, from higher to lower outside cell is known as terminal voltage। ये बाहर जो 1 कूलम को एनर्जी मिली है ना, वो पर कूलम जो है 1 कूलम को जो एनर्जी मिली है बाहर, वो आपका टर्मिनल वोल्टेज देगा। जो अंदर खर्च कर रहे हो आप, तो वो जो सेल खर्च कर रहा है अंदर खुद से, वो ईएमएफ होगा। तो नेचुरली ईएमएफ ई से डिनोट करते हैं और टर्मिनल वोल्टेज वी से डिनोट करते हैं। नेचुरली यहाँ पे ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, देखेंगे कब ऐसा होता है।
तो ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। अभी आपको जादू जैसा लगेगा, ये तो सर आपने कोई अजीब बात बोल दी, बट होता है। जब होती है चार्जिंग ऑफ सेल, सेल से उल्टा करंट सेंड होता है, तब देखेंगे आगे के डिस्कशंस में। यहाँ ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ बाय हार्ट निकल लो उसको। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, इनफैक्ट एनसीईआरटी में तीसरा चौथा क्वेश्चन ही इसके ऊपर है, ये दिखाने के लिए कि वोल्टेज ज्यादा भी हो सकता है। चार्जिंग ऑफ सेल V is greater than EMF, hence in any other case अगर नेचुरल करंट फ्लो हो रहा है किससे, सेल से, तो EMF of cell is greater than, always greater than terminal voltage। So वो ठीक है। क्या लिखा क्या? ड्यूरिंग डैश ऑफ सेल V is greater During than charging of cell V is greater than, terminal voltage is greater than। ओके, क्लियर हो गया? हाँ तो EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज ये दो अलग चीजें हैं, राइट? आप में बहुत बार ये मन में लड़ाई होगी, ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ये EMF क्या है। बहुत सारी थ्योरी है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जिसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज EMF ऑफ सेल। सो दिस इज फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब समझ, वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। यही कॉन्सेप्ट एक्चुअली, दिस इज कॉन्सेप्ट, राइट? अब इससे ही डिराइव होके दो चार छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बने हुए हैं which will help you in sums to understand the difference between terminal voltage and EMF of cell। तो वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक दूसरा मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ, EMF वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज कब कैसा अलग हो जाएगा। See, when there is no current drawn from the cell, ये क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके चुप बैठ जाता है। सेल के अंदर जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होता, वो मैकेनिज्म काम नहीं करता जब तक आप उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं करते। आप मार्केट से एक सेल लेके आते हो, दे से इट इज ऑफ 6 वोल्ट सपोज, तो ये 6 वोल्ट का सेल में लेके आया, आई एम नॉट कनेक्टेड इन एनी सर्किट, दैट इज इन ओपन सर्किट समझो, अभी इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा। तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म है, राइट? एक इसके अंदर मैकेनिज्म है, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, जो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव और 6 वोल्ट का डिफरेंस बना के छोड़ देता है। नाउ एज सून एज यू कनेक्टेड इन एन एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करता हूं, तो क्या करता हूं, जो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होता है ना, वो 6 वोल्ट से कम हो जाएगा। कभी आपको वो 4.5 वोल्ट दिखाएगा, कभी वो 5 वोल्ट दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो आप मार्केट गए, आपने बोला मेरे को 6 वोल्ट का सेल दे दो, उसने दे दिया, आप खुशी खुशी घर आ गए एंड आपने 6 वोल्ट का सेल लगाया, रेजिस्टर लगाया, वोल्ट मीटर लगा के देखा तो उधर 5 वोल्ट ही लगाया। तो आप क्या सोचोगे कि आपके साथ चीटिंग हुई है, या आप समझदारी से काम लोगे? कुछ बोल भी दो। हेलो, हाँ सर। अब तो बोल रहा मैं, 6 वोल्ट का सेल आप मार्केट से लेके आए, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, तो व्हाट यू विल थिंक? शॉपकीपर चीटेड यू या कुछ हो रहा अंदर? अंदर तो वो दिया तो उसने 6 वोल्ट का था, 6 वोल्ट EMF था उसका, जो आपको बाहर मिलेगा वो कम मिलेगा। जो बाहर मिलता है वो बाहर आपने क्या लगाया है उस पर डिपेंड करता है, राइट? जो अंदर है वो 6 वोल्ट है। ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, that may be 5 volt, that may be 4.8, that may be 4, that may be 3, वो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, तो वो एक अलग चीज है, नहीं? बट जो उसने दिया था सेल, वो 6 वोल्ट का था, मतलब वो 6 वोल्ट का था, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो दैट वाज ऑफ 6 वोल्ट। समझा? तो देखते हैं क्या हो रहा था।
हुआ क्या, जब करंट पास हो रहा था तो सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस था, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है आइडियल ईएमएफ। आइडियल ईएमएफ आइडियल ईएमएफ में क्या होता है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, उसमें टर्मिनल वोल्टेज इज सेम एज ईएमएफ, ये दोनों सेम होते हैं किसमें, आइडियल ईएमएफ में। बट आइडियल ईएमएफ जैसी कोई चीज होती नहीं, जो भी रियल डिवाइस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। क्यों, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है इस सेल के अंदर, तो उनका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट। सो सपोज 6 वोल्ट का सेल हो रहा है, ठीक है, तो ये भी कुछ वोल्टेज खाएगा, एनर्जी खाएगा, और ये भी कुछ एनर्जी खाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ, तो जो सेल ने अंदर अपने खर्च किया था, कितना खर्च किया था टोटल, 6 वोल्ट। हाँ, वो कौन कौन खा रहा है, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है टकरा टकरा के वो भी तो खाया ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ आप है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वो अंदर कुछ खर्च हुआ, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ एनर्जी वो अंदर वाला खा गया, और फिर बाहर कुछ एनर्जी खर्च हुई है, तो वी आर प्लस वी इंटू कैपिटल आर। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अगला, suppose I current flows to the cell. Suppose I current flows to this. So by Ohm's law, what is potential drop across this due to passage of current? IR। I into capital R. इसके अंदर वाला जो रेजिस्टेंस है उसने कितना खाया होगा, I into small r. तो EMF is I into R, small r plus I into capital R. So EMF of device minus ये कैपिटल V है, V is equal to I into small r. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन है, रटे रहना है बिल्कुल। So EMF is work done per unit charge in moving one coulomb charge once round the circuit. अंदर और बाहर दोनों जो टोटल खर्चा होता है वो, और टर्मिनल वोल्टेज बाहर बाहर जो एनर्जी खर्च हो रही है पर कूलम, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। हाँ समझ में? हाँ सर। Terminal voltage is work done in moving one coulomb charge once through external resistances only. And EMF क्या है? External में जो एनर्जी खर्च होगी प्लस जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च होगी, वो टोटल मिला के जो एनर्जी स्पेंड और वर्क डन है, दैट इज EMF। ओके? हाँ सर। ना एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग से बोलना, इफ नो करंट flows through cell, terminal voltage is same as EMF। देखो तो कन्विंस्ड हो गया? अगर सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वही आपका EMF है। कन्विंस्ड? हाँ सर। हाँ, so कैसे कन्विंस किया आपने अपने आप को कि if no current is drawn तो EMF terminal voltage is same as EMF of the cell? अंतरिप? सर अगर करंट नहीं रहेगा तो वर्क डन किस पे करेंगे? मुझे नहीं आया। चार्ज ही कैसे ट्रांसफर करेंगे? 1 कूलम चार्ज उनको ट्रांसफर करना है, वो कैसे करेंगे जब एनर्जी चार्ज ही नहीं फ्लो रहा है? पता नहीं, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा, शायद तू सही सोच रहा होगा। I का वैल्यू 0 है,
ये 0 हो गया, E इज इक्वल टू V होगा, खत्म। नहीं समझा? समझ गया। अब इसी को थोड़ा सा और दूसरे लैंग्वेज में समझाऊंगा, भले आप बोलोगे इसमें कुछ बड़ी बात तो नहीं है। When external resistance tends to infinity, current tends to 0 and terminal voltage tends to EMF. ये कैसे होता है? ये एक एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। Suppose there's a cell of 10 volt and internal resistance 1 ohm. Usually सेल को हम लोग रियल डिवाइस, EMF डिवाइस को ऐसे दिखाते हैं। It's a combination of internal resistance and potential difference. तो एक सेल दिया मैंने 10 वोल्ट का, राइट, एंड 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका। नाउ लेट अस कनेक्ट अ 1 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी मैंने 1 ओम का लिया, ठीक है। I'll draw a table, I'll prepare a table. कैपिटल आर डालूंगा मैं इसमें, ठीक है। करंट निकालूंगा, वी निकालूंगा और देखते ज्यादा क्या आता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने 1 ओम लिया, तो व्हाट इज करंट इन द सर्किट? लास्ट क्लास में देखा था, ओम्स लॉ की हेल्प से हम निकाला करते थे। करंट कितना आएगा? सर वापस पूछो। इस सर्किट में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 है तो करंट कितना आएगा? 10। फैक्टर 1 ही मैंने, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसी पैरेलल पे भी तो देखा ही नहीं मैंने। सीरीज में है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ ना, तो 1 + 1 2 हो गया और 5 एम्पियर हो गया। हाँ, तो इस हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस या इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 5 वोल्ट 5 IR ओम्स लॉ, तो 5 एम्पियर 1 ओम, तो 5 वोल्ट आ रहा था। एक्सटर्नल वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया? 5। EMF कितना है? 10। अब जरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 की जगह 9 कर देता हूँ, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम कर दिया ना। करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा? 9 वोल्ट। देखो टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो गया, EMF चेंज नहीं होगा। EMF तो उसके मैकेनिज्म के ऊपर होता है। एक पर्टिकुलर टाइप का सेल है, उसका EMF इतना है तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। टर्मिनल वोल्टेज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी मैटर करता है। लेट्स इंक्रीज, 99 ओम्स कर दिया मैंने, 99 ओम्स कर दो जरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप बताओ जरा करंट कितना है? 0.1 0.1 एम्पियर करंट आ रहा है। व्हाट इज एक्सटर्नल वोल्टेज? 0.99। सत्यानाश, हाँ 9.9। हाँ वही वही 9.9 वोल्ट, ठीक है। अब जरा रेजिस्टेंस बाहर का और बढ़ा देते हैं, 999 ओम्स कर देते हैं। करंट कितना हो गया? 0.01। एंड टर्मिनल वोल्टेज 9.99। 9.99। So if you observe, this is increasing. External resistance is increasing, tending to infinity. Current is decreasing, tending to 0. Terminal voltage 5, 9, 9.9 ऐसे बढ़ते 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 10 की तरफ जा रहा है, मतलब EMF की तरफ जा रहा है। So this is what I meant to say. If resistance, external resistance tends to infinity, current tends to 0, and terminal voltage tends to EMF of the cell. ओके, समझा? सर लेकिन ये हाँ सब याद नहीं रहता सर, आप अब समझा तो याद क्या रखना, मतलब कुछ नहीं याद रखना, बस 2 स्टेटमेंट आप याद कर लो, जीवन भर के लिए काम है। पहला, मैं तो ये आपको फील कराने के लिए इतना सब लिख रहा हूँ, बाकी नहीं तो मैं इतना ही बोल के छोड़ देता था। EMF मतलब work done in moving 1 coulomb charge once around the circuit, that is energy needed to overcome external resistance as well as internal resistance. And terminal voltage is energy needed to overcome external resistance. इतना लिख के बोल छोड़ देता था, बट ये फील करने के लिए हाउ EMF is different। और सबसे पहला वाला स्टेटमेंट तो अल्टीमेट है, वो
जो ये अल्टीमेट डिफरेंस है किसके बीच में, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में। क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव, आउटसाइड इट इज इजी टू मूव पॉजिटिव चार्ज, यहां से यहां आना आसान, बट यहाँ फील्ड उल्टा है, यहां से यहां पहुंचाना मुश्किल है, ये काम सेल होता है। तो वो अंदर जो एनर्जी खर्च करता है दैट इज ईएमएफ, बट जो बाहर खर्च होती है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। आने समझ में? और उसके साथ वो एनालॉजी बताया था, वो टैंक है, इधर से पानी ले जाके डालेगा और वो अपने आप को स्मार्ट समझा, सोचा जितनी उसकी एनर्जी खर्च हुई उसको वापस मिल जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी उसकी खुद की बॉडी को उठा ले जाने में खर्च हो गई। हाँ ये जरूर था कि वो भी अगर टैंक में कूद पड़ता और वो भी उससे से बाहर आ जाता तो वो एनर्जी बच जाती थी उसकी, राइट? पता नहीं किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोशिश तो मैंने बहुत करी बेटा। हाँ सर समझ गया। Okay, so this is how we distinguish between EMF and terminal voltage. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंगल लूप सर्किट्स कैसे सॉल्व करना है। सॉल्विंग सर्किट है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सिंगल लूप सर्किट्स, एक सिंगल लूप सर्किट है, कैसे सॉल्व करना है। तो दो मेथड देखेंगे हम लोग, एक है एनर्जी मेथड, एनर्जी कंसिडरेशन से, और दूसरा एक पोटेंशियल मेथड है, वो भी एनर्जी है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हुआ। तो सपोज देयर इज अ सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ ई, इट्स एन आइडियल डिवाइस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ नहीं है, राइट? ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई लगा है, अभी इससे करंट फ्लो हो रहा है आई। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई यूजिंग एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन से हम लोग आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो हु सप्लाइज एनर्जी? एनर्जी सेल। तो एनर्जी स्पेंड बाय सेल इन dt सेकेंड कितना हो गया? अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था EI इज पावर डिलीवर्ड बाय सेल एंड EI dt इज वर्क डन। तो उसके अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो व्हाटएवर इज टर्मिनल वोल्टेज दैट इटसेल्फ इज EMF, तो उसने I करंट सेंड किया dt सेकेंड्स के लिए, दैट मींस dq चार्ज इस दो टर्मिनल्स के बीच में सेंड किया है। तो एनर्जी स्पेंड इज व्हाट? EI dt। ये एनर्जी स्पेंड कहाँ हो रही है? इस रेजिस्टर में हीट बनके डिसिपेट हो रही है, राइट? हीट एनर्जी डिसिपेटेड, हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। रेजिस्टर में हीट एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है वो कितनी है? I स्क्वायर R dt। नहीं, हमने पढ़ा था I स्क्वायर R इज हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, तो dt सेकंड्स में विल बी I स्क्वायर R dt, याद है ना? तो और तो कहीं पे एनर्जी जा नहीं रही है, तो EI dt इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, dt कट एक I कट, तो I इज इक्वल टू E बाय R। सो I करंट इज EMF बाय R। मैं बोलोगे सर इसमें कौन सी नई चीज पढ़ा दी? तो पहले भी आपने पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया, तब मैंने ओम्स लॉ के हेल्प से बताया था आपको। मैंने बताया था इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुछ वोल्टेज है, ये जीरो है तो ये भी जीरो है, ये इतना है तो इससे इतना कट जाता है, राइट? ये एनर्जी मतलब एक ही बार बता रहा हूँ, इसके बाद दोबारा इसको कभी हम यूज भी नहीं करेंगे, ये बता दिया, बस बता दिया, ठीक है? समझा ना? यहाँ पे क्या दिखाया मैंने? एनर्जी जो सेल ने सप्लाई करी है दैट इज EI dt। एक्चुअली इसके ऊपर ट्रिक क्वेश्चंस हो जाते हैं कभी कभी, जब कैपेसिटर, RC सर्किट और वो सब यूज करते हैं ना, तब। तो इसके लिए एक बार लिख के दिखा देता हूँ, बाकी बहुत रेयरली कभी इसको यूज करें ना। नेक्स्ट इज पोटेंशियल मेथड, वो कल ही करते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और वही आगे कैरी करना है, पोटेंशियल मेथड और किरचॉफ्स लॉ वाला। चलो तो आई विल स्टॉप हियर। कल चलो 2 या 3 दिन में खत्म करता हूँ इस चैप्टर को, प्लीज इसको रिवाइज करते रहो, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे ले जाते हैं। थैंक यू सर।
Okay.